संसार वनमाली सृजन पीठ की ओर से साहित्य का विश्व रंग आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संतोष चौबे जी हमारे साथ अभी उपस्थित हो रहे हैं, मंडलोई जी भी आएंगे और वे किसी विश्व रंग के ही कार्यक्रम में व्यस्त हैं, शायद इस समय थोड़ा लंबा खिंच गया। चौबे जी की उपस्थिति इस विश्व रंग आयोजन में उनका सहयोग विश्व रंग के अलावा भी उनका जो सामाजिक उत्थान के लिए वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अपूर्व है, बहुत अपूर्व योगदान है उनका। और विश्व रंग के माध्यम से जिस तरीके से पूरी वैश्विक पटल पर बिखरी हुई जो भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है, उसको जोड़ने का जो प्रयास है आपका, जो सपना रहा है और वो अब साकार पिछले 3 वर्षों में नया स्वरूप ले रहा है, बहुत व्यापक रूप ले रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आपका कदम रहा और बहुत सराहनीय और एक युगांतकारी कदम है चौबे जी आपका। और इसी के साथ साथ मैं मंडलोई जी के बारे में भी बताऊंगा कि आपका जो हमें मार्गदर्शन बेजोड़ मिला है आज तक इस साहित्य का विश्व रंग के पिछले 3 वर्षों की राह में, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही बेजोड़ रहा है। और हम इस 3 साल की यात्रा इस स्वरूप में आप सभी प्रतिभागियों ने आज हमारे इस साहित्य का विश्व रंग आयोजन का आमंत्रण स्वीकार किया और आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत बड़ी प्रतीक्षा के साथ हम सभी आपको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हम ये एक बात बता दें, हम अपने मन संचालन है वो विनीता तिवारी जी के हाथ में है। साथ ही साथ तकनीकी छोर पर हमारे साथ पीछे की खिड़की से शिवांगी शुक्ला जी संभाल रही हैं और आशीष जी भी साथ हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ विनीता जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच को आगे बढ़ाएं और हमें साहित्य की राह पर ले चलें। विनीता जी। नमस्कार रामा जी, मैं आ गया हूँ। नमस्ते जी आपको जी आइए आइए, स्वागत है। हमने शुरू कर दिया। हाँ। मैं चौबे जी के बारे में तो एक बात ये कहना चाह रहा था असल में कि चौबे जी आपने जितना काम विश्व रंग के साथ साथ किया है और विश्व रंग के अलावा आपने जो सामाजिक बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर भारत में और भारत के बाहर आपने खड़ी कर दी है और विश्व रंग के माध्यम से आपने उसको पूरे छोर तक ले जा रहे हैं, पूरे चित्ती धरती के चित्ती तक ले जा रहे हैं। ये एक ऐसा युगांतकारी आपने काम किया है और मैं आपके बारे में एक शब्द इतना जरूर कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप जिस दिन इस पार्थिव देह में न रहेंगे उस दिन आप लोग आपकी राह को ढूंढेंगे। जी 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 जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी नमस्कार जी। सबको, नमस्कार। तो कृपया ये जारी दोनों रखें, शुरू करें। जी जी। शुरू और करें। मंडलोई जी का जो व्यक्तित्व है वो हमारे लिए पहाड़ सा है, शिखर सा है और उनका जो मार्गदर्शन रहा है वो उस अपूर्व रहा है और जितना कहा जाए उनके बारे में कम है, क्योंकि पहाड़ को कभी भी किसी भी कोण से यदि आप देखें तो उसकी सुंदरता बराबर उतनी ही बनी रहती है, कम नहीं होती। और आप दोनों का हाथ पकड़कर मैं बहुत सारी सीख के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा हूं और जो आपका मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है वो उसके लिए मैं और साझा संसार टीम सभी बहुत बहुत आभारी। जी, विनीता जी। स्वागत है, स्वागत विनीता है। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामा तक्षक जी, आपने इतने सुंदर शब्द चौबे जी और लीलाधर मंडलोई जी के लिए बोले। तो मैं आप सभी के साथ यहाँ अमेरिका से जुड़ी हुई हूँ, वाशिंगटन डीसी से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि रामा
जी ने ऑलरेडी बोला है कि साहित्य का विश्व रंग, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय साहित्यकारों और श्रोताओं को मेरा नमन, और उनका भी नमन, और साझा संसार की तरफ से सभी का नमन। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं माँ शारदा के चरणों में सबसे पहले एक दोहा अर्पित करना चाहूंगी, और फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वंदनीय माँ शारदे, हरो तिमिर अज्ञान, घर घर सुख का वास हो, ऐसा दो वरदान। वंदनीय माँ शारदे, हरो तिमिर अज्ञान, घर घर सुख का वास हो, ऐसा दो वरदान। तो यहाँ माँ शारदा को नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी, और इस कार्यक्रम में हमारे सबसे पहले जो प्रतिभागी रहेंगे वो हैं भारत की राजधानी दिल्ली से महेश वल्लभ पांडे जी, जो कि शायद ए दर्द तखल्लुस से लिखते हैं। मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इन्होंने ये लगभग पिछले 9-10 सालों से नीदरलैंड्स में कार्यरत हैं। आपने बचपन से ही आपको लेखन का शौक रहा है। आपकी अभी तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि सभी की सभी अमेज़न पर उपलब्ध हैं। आप अपनी स्वरचित गजलों, नज्मों और कविताओं का एक साप्ताहिक पॉडकास्ट प्रकाशित करते रहे हैं। उसका नाम है वाह ये डायरियां। आपने कई वर्षों से ब्लॉग लिखना भी जारी रखा है। आपको प्रिंट मीडिया में एडिटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडिटर एवं रिपोर्टर का अनुभव भी प्राप्त है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सबसे पहले महेश वल्लभ पांडे जी को। कृपया आए और अपना काव्य पाठ या जो भी आप यहाँ पर सुनाना चाह रहे हैं वो सुनाएं। सभी यहाँ पे उपस्थित बुद्धिजीवियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रमा जी के साथ जुड़ा हूँ पिछले कुछ महीनों से, और ये बहुत ही सुखद अनुभूति है कि मैं उनके साथ जुड़ के ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। बहुत ही सज्जन व्यक्ति और बहुत ही प्रेमी व्यक्ति हैं ये, जो कि हमें पहली बार में ऐसा अनुभव हुआ इनके साथ में मिलके। तो रमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो मैंने आज प्रयोजन किया है वो ये है कि मैं नेदरलैंड्स में रहता हूँ, और नेदरलैंड्स में करीब 12 प्रोविंस हैं, जिनको कि आप डिस्ट्रिक्ट जैसे इंडिया में होता है उसको मान सकते हैं। और उन प्रोविंस में से एक शहर जिसका नाम है आइंधहोवन, मैं उस आइंधहोवन में रहता हूँ पिछले 9 सालों से। अपनी एक अर्धांगिनी और एक 14 साल की पुत्री और एक 1.5 साल का, अब आजकल डॉग को डॉग कहना लोग बुरा मानते हैं, बट हाँ मेरा बेटे की तरह ही है वो। उसका नाम लियो है, और 2 खरगोश हैं छोटे छोटे, एक शेरी और एक बिटे। तो ये हम 6 लोगों का परिवार है। और मैं कुछ अपने आइंधोवन शहर के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें मैं रहता हूँ, क्योंकि जब मैं आइंधोवन आया था तो मुझको आइंधोवन की उपस्थिति का इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितना बहुमूल्य शहर है ये, इसका जो इतिहास है वो कितना बहुमूल्य है। तो मैं शुरुआत करूंगा कि जब हम लोग 9 साल पहले यहाँ पे आए तो मुझे जरा सा भी आभास नहीं था कि ये शहर फिलिप्स कंपनी की जननी है। और वो मेरे लिए एक तरह से बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला सत्य था कि मैं जिस शहर में आया हूँ उस शहर के हम लोग बल्ब्स बचपन में घर में यूज किया करते थे, जो हमारे घर को रोशनी दिया करते थे। तो वो मेरे लिए एक तरह से आंख
मैं भी अभी फिलिप्स में ही काम करता हूँ। मैं जब आइंधोवन आया था तब मैं टीसीएस में था। बाद में फिर मैंने भगवान की कृपा से मुझे फिलिप्स में ही जॉब भी मिल गई, तो मैं उसी में जॉब भी करता हूँ। बट जहाँ तक बात आइंधोवन शहर की है, ये नेदरलैंड्स का 5वां सबसे बड़ा शहर है, एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। करीब 2.5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। और इस शहर की खास बात ये है कि ये शहर सारे के सारे बड़े शहरों से घिरा हुआ है। आप रॉटरडैम ले लें, आप उतरेक्ट ले लें, और ये शहर खुद एक पर्यटक स्थल नहीं है। हालांकि यहाँ पे कई सारे संग्रहालय हैं जो कि पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र हैं, बट जैसा कि हम स्पेसिफिकली जिसको मानते हैं कि हाँ पर्यटक स्थल, ये वो जगह नहीं है। तो मुझे इस शहर के बारे में सबसे अच्छा ये लगा कि ये शहर एक तो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ, और दिल्ली में आपको पता है कि जितनी आबादी दिल्ली की है उससे भी कम आबादी पूरे नेदरलैंड्स की है, करीब 18 मिलियन। और दिल्ली की आबादी खुद 20 मिलियन के आसपास है। तो इसके आसपास आप जो भी बड़े शहरों में घूमना चाहें आप घूम सकते हैं, जैसे एम्स्टर्डम हुआ, उतरेक्ट हुआ, रॉटरडैम हुआ। और वापस जब आप अपने शहर में आइंधोवन आए तो लगता है कि जैसे आप आखेट करके किसी आश्रम में आ गए हों। आपने दिन भर आखेट किया, आप दिन भर बड़े बड़े शहर घूमे, भीड़ वाले शहर घूमे, बट वापस आप जब शाम को वापस अपने घर में आए तो आप एक आश्रम में वापस आ गए हैं, जहाँ पे मन का सुकून है, तन का सुकून है, और बहुत ही अ, बढ़िया यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ की जनसंख्या है, जो यहाँ के लोग रहने वाले निवासी हैं, बहुत ही बढ़िया और मिलनसार और बहुत ही बुद्धिजीवी किस्म के लोग हैं यहाँ पे। तो ये मेरा इनिशियल जो शुरुआती अनुभव रहा, ये रहा था। बाकी आइंधोवन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये भी कुछ बाकी शहरों की तरह ही है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे संग्रहालय बहुत हैं। यहाँ पे हर तरह के संग्रहालय आपको मिल जाएँगे। यहाँ पे आपको हर तरह की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ मिल जाएँगी। वो चाहे एनएक्सपी सेमीकंडक्टर हो, वो चाहे फिलिप्स खुद हो, डेलॉयट हो, पीडब्ल्यूसी हो, अर्न्स्ट एंड यंग हो। तो सारी की सारी कंपनीज़ यहाँ पे स्थापित हैं। और उन कंपनीज़ के लोगों को एक तरह से जगह देने के लिए आइंधोवन में एक ब्रेन पोर्ट नाम की जगह है, जो कि बुद्धि वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित करती है कि आप यहाँ पे आइए, आप इनोवेट कीजिए, आप कुछ नई चीज़ों का निर्माण कीजिए, आप सोचिए। तो इस तरह का यहाँ पे वो कह सकते हैं आपकी मोटिवेशन है। बाकी जहाँ पे मैं रहता हूँ आइंधवन में, यहाँ पे आपको हर तरह के घर मिल जाएँगे। आपको रो हाउसेस मिल जाएँगे, जहाँ पे एक के बाद एक घर आपको बने मिलेंगे, जिनकी की कॉमन कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, अलग-अलग है। आपको इंडिपेंडेंट घर भी मिल जाएँगे, जिसमें कि सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। रो हाउसेस में कॉमन बाउंड्री वॉल है, इंडिपेंडेंट हाउसेस में कॉमन बाउंड्री वॉल नहीं है। और अभी चूँकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप भी है, जितना घर चाहिए यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो बहुमंजिला इमारतें हैं, वो भी आनी शुरू हो गई हैं। तो मेरे घर के आस-पास थोड़ी दूरी पे बहुमंजिला इमारतें भी हैं, और एक अच्छा-सा ग्रीनरी भी है आस-पास, हरित क्रांति टाइप का आप कह सकते हैं। काफ़ी हरियाली रहती है। और यहाँ पे पिछले 2-3 सालों में जो परिवार हैं, उन लोगों ने कोरोना के कारण कई सारे पेट्स भी खरीदे हैं। काफ़ी संख्या में पेट्स की बिक्री बढ़ी है 2 सालों में। तो आपको लगभग हर घर में एक न एक पेट मिल जाएगा, और वो पेट एक बहाना है हम लोगों का मिलने-जुलने का। जब हम शाम को या सुबह निकलते हैं अपने-अपने पेट्स को लेके, तो वो 2 पेट्स आपस में तो बात करते ही हैं, हम भी पड़ोसियों से मिलते हैं, जुलते हैं, पता लगता है कि कौन किस घर में रहता है। तो पिछले 2 सालों में कोरोना जहाँ पे महामारी थी, वहाँ पे कोरोना ने हम लोगों को पास भी लाया है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी 2 साल में, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जैसे मिलनसार लोग हैं, वो बाहर नहीं मिलते आपको। आपको बहुत मेहनत ब मशक्कत करनी पड़ती है, उनको जगाना पड़ता है कि हाँ जी, आप भी मिलिए हम लोगों से। बट 2 साल कोरोना ने एट लीस्ट ये तो किया कम से कम कि लोगों को मिलाया किसी न किसी बहाने। अ, बाकी अगर मैं आइंधोवन शहर के किसी खासियत की बात करूँ जो कि लोगों से रिलेटेड है, तो अगर आपने वैन गॉग का नाम सुना होगा, मेरे ख्याल से सभी ने सुना है। वैन गॉग जो पेंटर थे बहुत ही मशहूर, वो नेदरलैंड्स के नोर्ड ब्राबांट प्रोविंस के थे, जिस प्रोविंस में आइंधोवन भी पड़ता है।
और हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितनी सारी पेंटिंग्स की हैं, कितनी सारी उन्होंने रचनाएं की हैं, जिसमें कि उनके खुद का चित्र था, उनके जो वो जहाँ-जहाँ रहे यूरोप में, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी थी, जो जीवन यापन था, वो थोड़ा बंजारों की तरह रहा है। वो थोड़े अस्वस्थ भी रहा करते थे, क्योंकि वो मदिरापान और धूम्रपान काफ़ी किया करते थे। तो उस चक्कर में इनको काफ़ी यूरोप में घूमना पड़ा। कुछ लोगों ने उनको अपने घर पे रखा, कुछ लोगों ने नहीं रखा। तो उसमें ये उनके लिए अच्छा हुआ कि वो अलग-अलग जगह घूम पाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जगह है आरला, फ्रांस में। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चित्रकारी उन्होंने की, करीब 200 के करीब उन्होंने पेंटिंग्स वहाँ पे की बैठे-बैठे। क्योंकि जो वहाँ का नज़ारा था आस-पास का, वो बहुत ही खूबसूरत था। तो वैन गॉग एक इस प्रोविंस के, आप कह सकते हैं इस क्षेत्र के काफ़ी वेल नोन प्रसिद्ध लोगों में से रहे हैं। दूसरा जिनका नाम मेरे दिमाग में, ज़हन में आता है, जो कि जस्ट अभी-अभी भारतीय हॉकी के कोच थे, ओलंपिक कोच शोड मराइने। वो भी नूट ब्राबांट प्रोविंस के ही हैं। यहाँ पे जो नूट ब्राबांट प्रोविंस का एक राजधानी है, जिसको हम डेन बॉश बोलते हैं, वो उस जगह के हैं। जो कि इंडिया में हमें पता है कि उन्होंने भारतीय महिला हॉकी को किस स्तर पे पहुँचाया। हम लोग ओलंपिक में एटलीस्ट सेमीफाइनल तक गए। तो वो शोड मराइने भी यहीं पे रहते हैं। और मेरा सौभाग्य था कि मैं 2 साल पहले यहीं तिलबर्ग एक जगह है, वहाँ पे एक स्टेडियम में उनके सामने मैं उनके सम्मान में एक डच भाषा में ही मैं कविता पाठ कर पाया उनके सामने। तो वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि वो मेरे सामने खड़े हैं, पूरा स्टेडियम 350-400 लोगों से भरा हुआ है और मैं उनके सम्मान में कविता पाठ कर रहा हूँ कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है भारत की हॉकी के लिए। उसमें भारत के राजदूत जो मिस्टर प्रदीप रावत जी थे, वो भी उसमें मुख्य अतिथि थे। तीसरा नाम मेरे ज़हन में आ रहा है और मेरे ख़्याल से ये 3 नाम काफ़ी हैं नीदरलैंड्स को या फिर नूट ब्राबांट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। रूड वान निस्टेलरॉय, ये जो हैं ये फुटबॉल प्लेयर हैं और अभी डच फुटबॉल कोच हैं, नेशनल कोच हैं। इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड और एक और ग्रुप मुझे नाम याद नहीं आ रहा, द रियल माद्रिद, इन दोनों के लिए भी क्या गेम खेला है। मैं इनसे भी मिला करीब 4 साल पहले और मज़े की बात ये है कि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। जब मैं यंग था, जवान था, तब मैं कई सारे ऐसे फुटबॉल के मैचेस, सॉकर मैचेस देखा करता था और 2-3 मेरे कई बहुत ही फ़ेवरेट फुटबॉलर्स रहे, उनमें से एक ये भी थे। तो इनसे हमारा मिलना प्लान्ड नहीं था, अनप्लान्ड वे में ही हम लोग इनसे मिले और वो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन था। आइंधोवन का बेसिकली अगर आप मतलब जानना चाहें, तो इसका मतलब यही होता है कि एक बाढ़ बाढ़ के अंदर बसा हुआ एक कोई क्षेत्र। जैसे हम गाँव में जंगली जानवरों से बचने के लिए बाड़ लगाते हैं अपने खेतों में, तो आइंधोवन का मतलब एक तरह से वही हुआ। तो ये उस तरह का ही शहर भी है। पहले ये बिल्कुल नीदरलैंड से बाहर था, अभी धीरे-धीरे जैसे-जैसे रहायशी इलाकों में लोग आ रहे हैं, ये और उनका हिस्सा बनता जा रहा है। मुझे बस एक बार और अपने पेजेज़ देखने पड़ेंगे कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, इस खूबसूरत शहर के बारे में। बाकी जैसे बाकी शहरों में होता है, शॉपिंग की जगह होती है, खाने-पीने की जगह होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। और ये हर दिन जो आइंधोवन है एक टेक्नोलॉजी हब की तरह रोज़ आगे बढ़ रहा है और उसके चक्कर में, उसके एवज़ में लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं और बस भी रहे हैं। तो इस शहर की एक तरह से मैं मजबूरी तो नहीं बोलूँगा, बट एक ज़रूरत बन गई है कि उन परिवारों को रोज़मर्रा की चीज़ों को लेने का, खरीदने का ऐसा कुछ इंतज़ाम किया जाए और ये शहर उन इंतज़ामों को बखूबी कर रहा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भई तुम आइंधोवन छोड़ के कहीं और जाना चाहोगे? मैं बोलूँगा नहीं, जब तक कि मेरी नौकरी की मजबूरी ना हो, क्योंकि ये शहर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है अंदर से भी और बाहर से भी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इन कुछ चंद पंक्तियों में आपको एक चित्र प्रस्तुत किया होगा अइंधोवन शहर का। अगर कुछ उसमें त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा और कोई आपके अगर प्रश्न हो, तो मैं उनको लेने के लिए यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत ही सुंदर महेश वल्लभ पांडे जी, आपने नीदरलैंड्स के बारे में इतनी सुंदर जानकारी हम सभी को दी और अपने शहर के बारे में इतना कुछ बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने आ रही हैं डॉक्टर रश्मि खुराना जी, जो कि जालंधर पंजाब में जन्मी हैं और वर्तमान समय में यूके की निवासी हैं। हिंदी साहित्य में आपने एमए, पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। भारतीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से डेप्यूटी डायरेक्टर के पद से आप सेवानिवृत्त हैं। विभिन्न यूजीसी, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सेमिनार में आप रिसोर्स पर्सन के रूप में सक्रिय रहती हैं। आपकी हिंदी, अंग्रेजी एवं पंजाबी में 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेकों सम्मान और पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। उसके बावजूद आपको अपने श्रोताओं और पाठकों को ही आप अपनी विशेष उपलब्धि समझती हैं। तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर रश्मि खुराना जी अब यहाँ मंच संभालें और अपनी जो भी वो कहना चाहती हैं यहाँ पर आकर कहें। बहुत बहुत नमस्कार मेरा सभी आदरणीय और स्नेही जनों को। आपको विनीता जी, आपने जो बात कही है अंत में कि अपने श्रोताओं को ही अपनी उपलब्धि मानती हूँ, आज फिर वहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ कि मेरे श्रोता पाठक, विशेष रूप से श्रोता ही मेरी उपलब्धि है, बाकी तो सब चलता रहता है, बाकी सब दुनियादारी। तो हम कैसे कैसे जिंदगी के झमेले और थपेड़ों को खाते हुए यूके में आकर बस गई, जिसका कभी सोचा नहीं था, लेकिन बस गई तो बस गई। और एक बात यहाँ आप सभी सहमत होंगे, क्योंकि हम सब अंतरराष्ट्रीय पटल से जुड़े हुए हैं और वहीं से बोल रहे हैं, वो ये है कि हम लोग कहीं भी रहें, दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहाँ कोई भारतीय ना पहुंचा हो, लेकिन हर जगह जाकर हम वहाँ के कल्चर में, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति में इस तरह घुल मिल जाते हैं और उनको अपना लेते हैं और उनकी अच्छी बातों को ही देखते हैं। तो यहाँ यूके की ही एक बहुत प्यारी सी बात आज आप लोगों से साझा करती हूँ। उसमें कुछ दुख भी है, लेकिन कुछ सुख भी है और स्मृति है, एक संस्मरण है। शीर्षक रखा है मैंने प्ले बस। ईरा 2 वर्ष की हो रही थी। सारा दिन अपने नानू से चिपटी रहती। आंख खोलते ही अपनी मम्मा की बजाय नानू वेयर आर यू, यही उसकी पुकार होती। नानू भी सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर जब बस जैसे इस बात का ही इंतजार करते कि ईरा कब सोकर उठेगी। ये प्यार था, दायित्व था, या परिस्थिति जन्य एक मजबूरी। इस मजबूरी को घर के अन्य सदस्यों के साथ बिन बोले इस नन्ही बच्ची ईरा ने भी स्वीकार कर लिया था। जब से ईरा के पापा इंदर को ब्लड कैंसर है ये पता चला था, सारा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था हमारा। ईरा की माँ, मेरी बेटी कोमल का सारा दिन अपने बीमार पति इंदर के साथ अस्पताल में ही बीत जाता था। लंदन के सेंट गाइज एंड थॉमस अस्पताल में इलाज चल रहा था। आर्मरी रोड ल्यूशम पर हमारा घर था, जो कि सेंट्रल लंदन से काफी दूर पड़ता है। 2 बसें बदलनी पड़ती। हालांकि लंदन का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। जिस दिन कीमोथेरेपी होती उस दिन तो सुबह से गई मेरी बेटी कोमल शाम तक घर न लौट पाती। यद्यपि अस्पताल के डॉक्टर, नर्स सभी का व्यवहार उन दोनों के प्रति बहुत अच्छा था। उनके साथ ही क्यों, सभी मरीजों के साथ एक मसीहा जैसा व्यवहार था डॉक्टरों का। और कोमल के साथ तो वो ये भी रखते कि उसकी मानसिकता के प्रति भी पूरी सतर्क रहते डॉक्टर्स। इलाज के दौरान कोमल की काउंसलिंग भी करते और हर तरह से सपोर्ट देते। 2-3 बार तो इंदर की हालत बिगड़ने पर एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर स्वयं ही पूरे इंतजाम के साथ घर आ गए थे। यूं भी मरीज का खर्च, इलाज, खून की कमी प्रबंध, ट्रांसप्लांट और डोनर का प्रबंध करना, इन सब किसी बात की चिंता यहाँ नहीं रहती। यूके में ये NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस
बेमिसाल है। तो भी पिछले 1 वर्ष जब से इंदर के इस जानलेवा रोग का पता चला था, न हमारी बेटी को एक पल का भी चैन था और न हमें आराम। कहावत है ना, धी सुखी तो जी सुखी। ईरा की देखभाल के लिए हम दोनों यानी उसके नानू नानी विशेष रूप से इंडिया से आ गए थे। नानू सुबह ही ईरा की पुश चेयर सवार देते, उसके खिलौने, पानी की और जूस की बोतल, छोटा सा कंबल, कुछ बिस्किट, टॉफियां, सबके साथ सजी ईरा की बग्गी उसको लेकर नानू सैर को निकलते, पार्क में जाते, एक चक्कर छोटी सी मार्केट का लगाते, जहां ईरा कहती रुक जाते, जहां चलने को कहती तो चल देते, वो तो बस इशारे करती, कभी इधर कभी उधर। नानू यही सोचते रहते कि कैसे इस बच्चे को मैं खुश रखूं। मेरा तो बाहर निकलना बहुत कम ही होता। कारण उसका ये था कि यहाँ का मौसम बहुत बेअतबारा है यूके का। एक पल में मौसम में ठंड है, फिर अचानक धूप निकल आती है, कभी काले बादल आ जाते हैं और कभी बारिश आ जाती है, और अगर कभी धूप निकलती भी है तो ठंडी हवाएं इतनी चलती हैं जो मेरे शरीर को बिल्कुल नहीं सुखाती हैं। एक दिन घर से थोड़ी दूर सड़क पर नानू को एक बस खड़ी दिखाई दी जिस पर लिखा था प्ले बस। कौतूहल से नानू उस ओर बढ़े, किंतु उनके वहां पहुंचते पहुंचते बस वापसी के लिए स्टार्ट हो गई। पर तभी बस के दरवाजे पर खड़ी एक युवती ने ऊंची आवाज में नानू की ओर देखते हुए कहा, टाइम ओवर नाउ, सो सी यू एट 11 टुमारो। यूके में बच्चों और बुजुर्गों का सरकार द्वारा बहुत ध्यान रखा जाता है। ये बात हम जानते तो थे, पर अब प्रत्यक्ष देखना बाकी था। अगले दिन नानू और ईरा समय से पहले ही वहां पहुंच गए थे। पूरे 11 बजे बस आई। बस के दरवाजे पर मुस्कुराती हुई वही युवती खड़ी थी। उसने नानू को बताया कि सप्ताह में 2 दिन ये प्ले बस आती है और 2 घंटे वहीं खड़ी रहती है। 2 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे यानी जो अभी स्कूल नहीं जाते, इसके अंदर आकर खेल सकते हैं। ईरा से भी अधिक नानू उत्साहित थे। एक 55 साल की महिला ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। बस 2 लोग थे। ईरा के साथ नानू भी बस पर चढ़ने को हुए तो उस युवती ने टोक दिया, सॉरी जेंटलमैन, यू कैन नॉट। नानू तो रुक गए, पर ईरा उनका हाथ छोड़ने को तैयार न थी। बड़ी कोशिश की, पर इतने छोटे बच्चे को कौन समझाए। फिर पता नहीं क्या आई उस युवती के मन में कि उसने नानू से कहा, ओके यू कैन कम, बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। नानू तो स्वयं ही जानते थे अनुशासन के अर्थ क्या होते हैं। रंग बिरंगी इस बस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में अलग अलग खेलों का सामान था। एक में थोड़ी रेत पड़ी थी, थोड़ी छोटी बाल्टी थी, चपटे चपटे चम्मच थे रेत उठाने के लिए, एक में रंगीन चौक, एक में ग्लिटर्स चिपकाने के लिए गोंद, ट्यूब, ड्राइंग पेपर, एक में खिलौने, हाथ धोने के लिए छोटा सा वॉश बेसिन। और भी बच्चे थे बस में। ईरा तो मस्त हो गई, बस बीच बीच में नानू को देख लेती थी कि बैठे हैं ना। उस युवती का नाम था ग्रेसी। बच्चों संग बच्चा बनी वह बच्चों को अपनी मुस्कुराहट से ही कंट्रोल कर रही थी। साथ ही उन्हें रंगों की, रेत की, कुछ खिलौनों की रोचक ढंग से जानकारी भी दे रही थी। 1 घंटा बीता तो महिला ड्राइवर मार्था छोटी छोटी प्लेटों में कटे हुए फल लेकर आ गई, साथ में पैक्ड दूध के छोटे छोटे डब्बे। बच्चों के नखरे और उन दोनों महिलाओं की सहनशीलता देखने वाली थी। फिर ग्रेसी सब बच्चों को बस की ऊपरी मंजिल पर ले जैसे किसी डोर से बंधे सारे बंधे ग्रेसी के पीछे चल दिए। नानू भी पीछे से ऊपर जाकर बैठ गए। कृपया आपसे अपने जारी है अपने आप को म्यूट कर कुछ लें आवाजें आ रही हैं बहुत। विनीता जी, हेलो विनीता जी, रश्मि, कुछ आप आवाज, हाँ कुछ आवाजें आ रही हैं कि चल जरा जी।
ग्रेसी अब गिटार पर एक गाना गा रही थी और बच्चे मुंह खोले सुन रहे थे। फिर उसने बच्चों को एक साथ एक कविता सिखानी शुरू की, यानी नर्सरी राइम। समय समाप्त हो रहा था। उसी सम्मोहन में वह सब बच्चों को नीचे ले आई। फिर एक एक बच्चे को प्यार से हाथों में थाम उसको लेने आए अभिभावक को सौंपा। जैसे ममता की प्रतिमूर्ति लग रही थी ग्रेसी। पता नहीं कैसे, किंतु नानू को प्ले बस में आने की इजाजत ग्रेसी से मिल ही जाती। कुछ एशियन बच्चे अभी पूरी तरह इंग्लिश समझ नहीं पा रहे थे। नानू ने हिंदी पंजाबी में बात समझा दी। नानू ने ग्रेसी को बताया कि वे भी एक रिटायर्ड टीचर हैं और इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी अच्छी तरह लिख पढ़ और बोल सकते हैं। ओके, वो बोली, नानू, देन आई विल कीप ट्रबलिंग यू फॉर सर्टेन वर्ड्स। और सचमुच उसने कई शब्द नानू से सीखने शुरू कर दिए। एक सिलसिला ग्रेसी और नानू के बीच शुरू हो गया था। नानू भी जैसे बच्चों में बच्चा बन गए थे। ग्रेसी ने नानू और ईरा की एक तस्वीर भी खींची थी और उसे प्ले बस के अंदर लगा रखा था। उसी फोटो की एक कॉपी ग्रेसी ने नानू को घर के लिए भी दी थी। कुछ दिन यूं ही सुखद बीत गए। उधर घर पर इंदर की हालत बिगड़ती जा रही थी। ईरा का प्ले बस पर जाना सहसा रोक देना पड़ा। बहुत दिन रात एक किए हमने। डॉक्टर ने भी कोई कसर न रखी, पर एक कीमो का ऐसा रिएक्शन हुआ कि इंदर का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। और देखते ही देखते हमारे हाथों में डॉक्टर्स के खड़े खड़े ही इंदर की जीवन लीला थे। हमने अपनी बच्ची कोमल का विवाह किया था। कितने दिन का सुख देखा उसने। पर इस बात के साथ अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा। यही सोचा हमें कि इन बच्चों को वापस इंडिया ही ले जाएं। किंतु इसके लिए मेरी कोमल बिल्कुल तैयार न थी। उसे यहाँ के माहौल और सरकार की मदद पर बहुत भरोसा था। सिंगल पेरेंट होने पर तो विशेष रूप से सहारा देती है सरकार। इंदर के सिटी बैंक के कुलीग्स भी लगातार सांत्वना के लिए आ रहे थे। फिर भी हम लौटने की तैयारी ही कर रहे थे। इसी उधेड़-बुन में एक दिन डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो एक अंग्रेज युवती को खड़े पाया। माई सेल्फ ग्रेसी, उसने अपना परिचय दिया। ओ बेटा, कम इन प्लीज। नानू ने कोमल और मुझे मिलवाया। मैं तो समझ ही नहीं पाई हूँ आज तक कि रिश्ता क्या था। कोमल को गले लगा। कितना रोई ग्रेसी, मैं बता नहीं सकती। उसे सांत्वना देती रही। बड़ी देर बैठी रही। अगले दिन फिर आ गई। फिर कोमल को अपने से चिपटा कर बैठी रही। ग्रेसी कुछ दिन लगातार आई। उसका घर तो लंदन में बहुत दूर कैनरी वॉर्फ स्टेशन के पास था। मैंने एक दिन कहा, बहुत दूर पड़ता है तुम्हें बिटिया, अब मत आया करो। वो हमें समझाती रही कि आप अब बेटी के पास ही रहो। कोमल को समझाती रही, देखो एक बार अपने पेरेंट्स के साथ करूंगी। ग्रेसी द्वारा खींची नानू ईरा की फोटो आज भी हमारे लिविंग रूम में सजी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही भावुक कर देने वाला आपका संस्मरण रश्मि खुराना जी को आप अभी सुन रहे थे, जो कि जिनका संस्मरण हर तरह के भावों को छू गया। मुझे लगता है सभी इतने ध्यान से, तल्लीनता से आपको सुन रहे थे कि मैं तो बिल्कुल भाव विभोर हूँ। तो अगले हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर आरती लोकेश जी, जो कि 2 दशकों से दुबई में निवास करती हैं। इन्होंने अंग्रेजी हिंदी दोनों विषयों में स्नातकोत्तर होने के साथ साथ हिंदी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। रघुवीर सहाय जी पर इन्होंने पीएचडी की है। इनकी करीब 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
इनके समग्र साहित्य पर पंजाब, हरियाणा के अतिरिक्त इवन यूक्रेन के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी शोधरत हैं। आप लेखन के साथ साथ संपादन के कार्य से भी जुड़ी हुई हैं। आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत से सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए शुभ संकल्प एवं हुनर फोक्स अकेडमी तथा शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए हिंदुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा आप सम्मानित की गई हैं। तो आपको मैं 2 लाइनों से अपने एक शेर से बुलाना चाहूंगी थोड़ा सा, क्योंकि भावुक सा माहौल हो गया है, तो इसको चेंज करने के लिए मैं अपना एक शेर सुना देती हूँ। इस कदर वो हमें साने लगे, इस कदर वो हमें आने लगे, हर अवसर पे उनको बुलाने लगे। बहुत अच्छे, बहुत ये अच्छे। आरती लोकेश जी को समर्पित मेरी गजल का मतलब जो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया आपके लिए। सो आप आइए प्लीज मंच संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। सभी गुणी जन को और विद्वत जन को मेरा नमस्कार। और मैं अरब संस्कृति के बारे में यहाँ पर मंच पर बताना चाहूंगी। तो इस विषय में जो मेरा आलेख था, आलेख तो बहुत लंबा था, मैंने थोड़ा छोटा किया है और मैं आप सबसे स्क्रीन शेयर करके पावर पॉइंट के साथ बताने की अनुमति चाहूंगी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरे ख्याल से स्क्रीन अगर दिखाई दे रही है तो दिख रहा है, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। तो ये दुबई के शेख हैं जिनकी पुस्तकें आप देख पा रहे हैं, और भी पुस्तकें हैं बट मैंने खाली अभी यहाँ पे 5 लगाई हैं। तो पुस्तक माई विजन में यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम कहते हैं, असंभव मनुष्य का बनाया हुआ सबसे बड़ा कारागार है। यह शब्द अकर्मण्य तथा कर्म विरोधी व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत है और स्वप्नों, अभिलाषाओं व आकांक्षाओं के दमनकारियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह जोश, यह जुनून ही यहाँ की संस्कृति की मुख्य पहचान है। 200 से अधिक विश्व कीर्तिमानों का देश है यूएई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भरा पड़ा है विश्व कीर्तिमानों से जो यूएई के नाम पे है। असंभव को संभव करने वाला है यह 25 करोड़ पौधों तथा 15 करोड़ फूलों से सजा हुआ मिरेकल गार्डन, और ये उसकी छोटी सी तस्वीर है। और मरुस्थल में जब आप देखेंगे तो चारों दिशाओं में फैली हुई हरित पट्टिकाएं, आधुनिकतम आधारभूत संरचनाओं से लबरेज शहर और अत्यलंकृत सुविधाओं से लैस जीवन शैली तो किसे ना आकर्षित कर लेगी। पूर्व में यानी काफी पहले अरब प्रायद्वीप से आए समुदाय जो थे वो बंजारों के थे। यह घुमक्कड़ प्रजाति कारवां लेकर जहां रात हुई वहीं तंबू गाड़कर ठंडी रेत पर पसर जाते थे। और आज भी डेजर्ट सफारी इस एक्टिविटी में हम इसका आनंद ले सकते हैं और जो भी दुबई घूमने आता है इसका आनंद जरूर उठाता है। उस समय जो पहले की जो मैं बात बता रही हूँ, उस समय जो निवासी थे, जब यह देश इतना सुविधा संपन्न और इतना आधुनिक नहीं था, तब ये निवासी गडरिये, बहेलिये और खेतीहर मजदूर का जीवन जीते थे। इनके घरों को अल अरीश कहा जाता था, जो ताड़ के सूखे पत्तों से बने हुए होते थे, ताड़ के पेड़ के, और डंठलों और छाल इनका प्रयोग करके बनाए जाते थे। और एक विशेष प्रकार की नाव जिसे धो कहते हैं, ये जो आपको नीचे चित्र में दिखाई दे रही है, तो धो बनाना, समुद्र से मोती निकालना और ताड़ के पत्तों से चीजें बनाना, ये यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। और जैसा कि सब जानते ही हैं कि संयुक्त अरब अमीरात, ये हिंदी में नाम है देश का और इंग्लिश में हम कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म है और यहाँ की भाषा है अरबी। अरबी भाषा यहाँ पर बोली जाती है, जो सभी गल्फ कंट्रीज में बोली जाती है। 1958 में यहाँ पर तेल के कुओं का पता चला। उससे पहले यहाँ अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों के छोड़ने के बाद यहाँ पर तेल के कुओं का पता चला, जिससे यूएई की दशा और दिशा दोनों बदल गई। और तेल को यहाँ पर, पेट्रोल को यहाँ पर काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। और
दुबई क्रीक, ये आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं। दुबई क्रीक को दुबई की जीवन रेखा भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ दुबई। अरेबियन गल्फ का पानी नहर की तरह खुदाई करके शहर के बीचों बीच लाया गया है। और क्रीक को पार करने के लिए आप देख रहे होंगे, क्रीक के इस तरफ भी बसावत है, उस तरफ भी बसावत है। इसे पार करने के लिए ये अब्रा नाम की छोटी नौका जो है ये प्रयोग में लाई जाती है, जो कि 1.5 से 2 दिरहम, जो यहाँ की मुद्रा है दिरहम, उतने में आपको क्रीक पार करा देती है। यूएई की जलवायु बहुत गर्म और आर्द्र है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा तो ये कहता है कि यहाँ पर 2 मौसम होते हैं, एक गर्मी और एक बहुत गर्मी। तो अब ये बहुत गर्मी वाला मौसम खत्म होके सिर्फ गर्मी वाला आने वाला है, जिसे हम अपनी खुशखुशी सर्दियां भी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो खजूर के पेड़ हैं वो बहुतायत में है, और 5-6 फुट ऊंचे खजूर के पेड़ पर भी खजूर लगे हुए दिखाई दे जाते हैं, यानी कि जो हमारे इंसान की हाइट होती है उतने में। तो उस समय मुझे कबीर का यह दोहा कि पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, ये बहुत थोड़ा सा अप्रासंगिक लगने लगता है दुबई के मामले में। अरबी लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनके घर में ये परंपरागत बैठक आप देख रहे हैं लाल रंग में जो दिखाई दे रही है, इस तरह की वहां पर साज सज्जा होती है। इसे अल मिबराज कहते हैं इस बैठक को, और ये जो लाल रंग की साज सज्जा है इसे अल मजलिस, इसे इस प्रकार से इसको सजाते हैं। और बड़ी मसहरी के सहारे शानदार कालीन पर बैठने का रिवाज है, कुर्सियां सोफों की बजाय। और सीधे हाथ पर जो आप देख रहे हैं, गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ घरों में ऊपर जो है ये विंड टावर उस तरह से बनाई जाती है इसे, और अल बर्जील भी इसको कहा जाता है। इसकी खिड़कियों में से जब हवा अंदर आती है तब वह ठंडी हो जाती है। तो ये तो रही पुरानी बात। अब तो जगह जगह एसी लगे हुए हैं, हर घर में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि मैं कहूंगी जहाँ पे श्रमिकों के आवास हैं वो भी पूरी तरह से एयर कंडीशनड है। फिर भी प्रतीकात्मक तौर पर इसका निर्माण करके अपनी संस्कृति को जो हमारे अमीराती लोग हैं, अरबी लोग हैं, वो बचाए और संजोए हुए हैं। मर्दों का लंबा सफेद चोगा, ये इस तरह का चोगा पहनते हैं जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसे कंदूरा अथवा दिशदाशा इसको कहते हैं। और सिर पर जो ढका हुआ है सफेद स्कार्फ उसे घुतरैन कहते हैं, और या कैफिया भी कहते हैं। और काले धागे से जो ये स्कार्फ टिका हुआ है उसे अघल कहा जाता है। यह लिबास माना जाता है कि गर्मी में ठंडक प्रदान करता है। और अमीराती स्त्रियां जो पहनती हैं उसे अबाया कहते हैं हम, जैसे हम भारत में बुर्का कहते हैं, इसे अबाया कहते हैं। और जो बाल ढकने वाला कपड़ा है उसे अल शायला या हिजाब कहा जाता है। यहाँ की स्त्रियां मेहंदी लगाने की बहुत शौकीन होती हैं, कि जैसे ही हाथों की मेहंदी थोड़ी सी उतरी कि तुरंत लगवाने के लिए पार्लर में पहुंच जाती हैं। और अमीराती जो पुरुष हैं, पिछली ही तस्वीर से रिलेटेड, कि अमीराती पुरुष एक दूसरे से नाक मिलाकर एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते हैं। कितना बढ़ रहा है इस लड़की की वजह से? मुकेश वर्मा जी अगर करते हैं तो मुकेश वर्मा जी करना चाहिए। अब ये तो सब चलेगा ना। आपको म्यूट कर लिए आरती लोकेश जी के अतिरिक्त जो भी यहाँ पे। थैंक यू। तो अमीराती पुरुष एक दूसरे की नाक से नाक छूकर जो है एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, और अमीराती स्त्रियां गाल से गाल छूकर, सीधे हाथ से सीधे गाल से उल्टा गाल छूकर और बार बार इस कंधे से उस कंधे बदलकर एक दूसरे को अभिवादन करती हैं। अब ये जो इस चित्र में आप नृत्य देख रहे हैं इसे अल अयाला कहते हैं। ये यहाँ का परंपरागत लोक नृत्य है। तो गायन, वादन, सुर, लय, ताल सबका निर्वाह करते हुए विश्व स्तरीय घुड़दौड़ के मैदान है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसका नाम ही अल मैदान है। बाज यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, और बाज जो है यहाँ पर बाज का खेल भी दिखाया जाता है। बाज तरह तरह के करतब करके दिखाता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। और देश की राजधानी आबू धाबी में संसार का सबसे बड़ा
फाल्कन हॉस्पिटल है, फाल्कन यानी बाज की चिकित्सा का जो केंद्र है वो सबसे बड़ा है संसार का अबू धाबी में। जो दस्तकारी का काम है वो यहाँ पर जो परंपरागत औरतें हैं वो अक्सर करती हैं। तो पेड़ की सूखी टहनियों से अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं जिन्हें खूस कहते हैं। मिट्टी के बर्तन, चेहरे को ढकने वाला बुर्का, चमकती बारीक नलकियों से खूबसूरत लेस बनाने का काम जिसे हम तल्ली कहते हैं, और दरी टेंट बुनने का काम जिसे साधु कहा जाता है, ये सब यहाँ की भाषा के शब्द है। ये आपको जब भी यहाँ पर मेले और प्रदर्शनियां लगती हैं या आप किसी संग्रहालय में जाते हैं तो वहां पर लाइव ये सब काम होते हुए आप देख सकते हैं। पुलिस का जो है यहाँ की व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है, और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी कि पुलिस यहाँ पर आतंक की तरह से नहीं, एक सहयोगी की तरह से सामने आती है। यहाँ पर जो आप ये पुलिस की वर्दी है हरे रंग की यहाँ पर, और यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं ये रोजा खोलने के लिए तोप दागी जा रही है। तो जो दुबई के मुख्य स्थल हैं वहां से तोप से गोले दागे जाते हैं और उसके जरिए ये ऐलान किया जाता है कि अब रोजा खोलने का, रमजान के महीने में रोजा खोलने का समय हो गया है। और इसके साथ ही रोजा खोलने के लिए सभी पेट्रोल स्टेशनों, मस्जिदों, मॉल, अस्पतालों, सड़क पर, हर सार्वजनिक जगह पर खजूर तथा पानी निशुल्क प्रदान किया जाता है, जिससे कोई भी जो सही समय है, उचित समय पर रोजा खोलने से वंचित न रह जाए। अब आते हैं अमीराती खान पान के बारे में कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो ये इतनी सारी जो आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो अमीराती खाना, उसमें मुख्य वस्तुएं होती हैं अरीस, तेरीब, खूजी, मकबूस, मकलूबा, मरगूगा, एसीदा, ब्रीबार। ये सब यहाँ के मुख्य व्यंजन है। यहाँ पर चने के व्यंजन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, और लुकेमात, मामूल, बसबूसा, बलालीद, खबीज और कुनाफे का मैंने चित्र अलग से लगाया है। ये लेफ्ट में आपको जो पिज्जा जैसा दिख रहा है, ये हमें भी बहुत पसंद है, हम बहुत खाते हैं। और इसके अलावा अरब खान पान की जो चीजें हैं, हुमूस, फलाफेल और शवरमा, इसके शौकीन तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हर देश में आपको ये चीजें खाने के लिए मिल जाएंगी। शीशा का सेवन भी यहाँ के लोगों का मुख्य शौक है, और शीशा जो है थोड़ा सा अलग दिखता है हुक्के से। हुक्के का आप समझ लिए कि उसका उत्कृष्ट वर्जन अगर हम देखें तो वो शीशा होता है। ये जो है यहाँ की वेशभूषा है, इसकी चर्चा मैं पहले कर ही चुकी हूँ। तो अब हम आते हैं इत्र पर। तो जो इत्र है ये यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये जो आप एक केस देख रहे हैं, इसको हम जो है अल मेबखारा कहते हैं। तो अब इत्र में तो अमीरातियों की जान बसती है। ऊद यानी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो आपको यहाँ बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको शुद्ध तैलीय इत्र में भिगोकर बखूर तैयार किया जाता है, और फिर उसे इस पात्र में, अल मेबखारा नाम के पात्र में सुलगते कोयले के ऊपर रखा जाता है। स्त्रियां इससे पूरे घर को महकाती हैं, इसे लेके पूरे घर में घूमती हैं, और इसकी सुरभित भाप को अपने अबाया तथा केशों में समेटकर वे स्वयं को भी महकाती हैं। और अगर आप बखूर की कीमत देखेंगे तो कई तरह के बखूर हैं जो सोने से भी ज्यादा महंगे हैं। तो ये यहाँ की संस्कृति है। यहाँ पर मसालों का बहुत प्रयोग किया जाता है, और ये जो है मसाले और सोना, इन दोनों के लिए दुबई जो है खरीदारी का कहना चाहिए स्वर्ग है। दुनिया भर से लोग सोना खरीदने आते हैं। तो ये आपको स्पाइस सूख, उसका चित्र दिखाई दे रहा है। अरबी भाषा में सूख का अर्थ बाजार होता है, और दूसरे चित्र में आपको गोल्ड सूक की एक दुकान दिखाई दे रही है। तो गोल्ड सूक यहाँ पर बहुत चर्चित जगह है। जो दुबई आया और गोल्ड सूक नहीं देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा। यहाँ पर 400 से ज्यादा दुकानें हैं, और इन दुकानों में 15 टन से ज्यादा सोने का अनुमान है, और इसके साथ ही दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। जैसा कि अरब देशों के बारे में भ्रम भी है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई उन सभी देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर स्त्रियां नौकरी भी करती हैं, व्यवसाय भी करती हैं, मंत्रालय में भी हैं, पुलिस में भी हैं, और अनुसंधान में भी हैं, और स्पेस सेंटर्स में भी लगी हुई हैं।
सबसे बड़ी बात जो यहाँ की इस देश को विशेष बनाती है कि महिला सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम है। मैं अपना अनुभव बताऊं तो ऐसा भी समय आया कि जब मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, आधी आधी रात में मैं अपने बच्चों को एयरपोर्ट भी लेने गई हूँ और कहीं भी मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा है, यहाँ पर बिल्कुल 1 सेकंड को भी डरने की जरूरत नहीं लगती। प्रत्येक सरकारी ऑफिस में महिलाओं के लिए पृथक काउंटर की सुविधा है। केवल महिला यात्री हो तो महिला चालित पिंक टैक्सी, ये आपको चित्र में दिखाई दे रही है, तो वो भी आपकी सेवा में हाजिर है। अब अमीराती पुलिस, इसके बारे में बात करूं तो इनकी सतर्कता के क्या कहने। ये मेरे ही स्कूल के सामने का चित्र है और मेरे ही स्कूल के बच्चों को ये पुलिस कर्मी जो है वो सड़क पार करवा रहे हैं, दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक के, और बच्चों को सड़क पार करके स्कूल में पहुंचाया जा रहा है। इनकी सतर्कता, मुस्तैदी और सेवा भाव अनुकरणीय है। भीड़ तथा ट्रैफिक वाले इलाकों में शुर्ती यानी कि पुलिस को यहाँ पर स्थानीय भाषा में शुर्ती कहा जाता है। इनको सड़क पार कराना या किसी कोई कहीं गलती से फंस गया, गलत मोड़ ले लिया, जो कि हमारे साथ भी हुआ है अलेन शहर में, तो वो ट्रैफिक रोक के और आपको सही मोड़ ले जाने में मदद करते हैं। तो ये एक आम दृश्य है। और पुलिस की एफिशिएंसी का तो कहना ही क्या, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 से 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर और सारी सेवाएं और इमरजेंसी सब हाजिर हो जाती हैं और तुरंत जो है चिकित्सा और इलाज शुरू हो जाता है। और पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन यानी दिव्यांग लोगों के लिए तो यह देश किसी जन्नत से कम नहीं। इस हर एक बिल्डिंग, हर एक इमारत, हर एक घर, हर एक स्कूल, सार्वजनिक जगह, सब जगह दिव्यांग लोग आसानी से सुविधा से आ जा सकते हैं। उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। अमीराती लोग ज्यादातर जो है साधारणतः शांति प्रिय, विनयशील, धीर और उदार होते हैं। और इनकी सहृदयता का ही परिणाम है कि यहाँ की 80% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो प्रवासी है और यहाँ पर 200 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर रहते हैं। बस, और अंत में मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि ये एमेथिस्ट आप देख रहे हैं जिसका वजन लगभग 2 किलो है। ये मैंने इसके ऊपर एक संस्मरण भी लिखा है जो विश्व रंग की पत्रिका में छपा हुआ है। तो जब हम ये हमें पसंद आ गया था तो हम ऐसे ही सिर्फ प्रदर्शनी घूमने गए थे। हमारी जेब में सिर्फ 50 दिरहम का नोट था, कुछ खास हमें जरूरत भी नहीं थी शॉपिंग की, लेकिन ये हमें पसंद आ गया, 500 दिरहम का। और ये बात भी मैं आपको बता रही हूँ सन 2002 की। तो दुकानदार ने ये हमें ऐसे ही ले जाने के लिए दिया और कहा कि हमें पता है आप भारतीय हैं, अपनी भाषा में और टूटी फूटी इंग्लिश में उसने हमसे कहा आप जरूर मेरे पैसे लौटा के जाएंगे। और अगले दिन हम जाके खास तौर पर इसकी कीमत उन्हें अदा करके आए। तो 24 घंटे तक हम भारतीय अमूमन इतना विश्वास किसी और पर नहीं कर सकते कि 500 दिरहम की चीज, 500 दिरहम का अर्थ होता है 10,000 रुपए भारतीय मुद्रा में, कि वो हम किसी को ऐसे ही दे दें। तो 22 साल से यहाँ रहने के नाते मैं कहूंगी मुझे इस देश से उतना ही प्यार है जितना मुझे अपने देश से। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने यूएई के बारे में राजेश जी ने बताया, जिसे हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। एक्चुअली जब आप ये सारी बातें, सुरक्षा व्यवस्था और दिव्यांगों के लिए कितनी सुविधाएं, मुझे लगता है कि ज्यादातर सभी वेस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका में भी, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मैं भी यही कहना चाहती हूँ। लेकिन सच में जो मैं स्कूल में ही, विद्यालय में, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में ही काम करती हूँ, तो जिस तरह से आप बता रही थी, पिक्चर दिखा रही थी कि किस तरह सिक्योरिटी ऑलवेज वहाँ पे अवेलेबल रहती है, बच्चों को क्रॉस कराने के लिए कितनी सुविधाएं हैं, बसेस फ्री हैं, सारी चीजें यहाँ पे। मुझे लगता है कि घर घर के आगे बस रुक रुक के बच्चों को लेती है, जिसका कोई शुल्क नहीं चार्ज करते। तो वो सब इतना मुझे लग रहा था कि अगर मैं भी लिखूं तो शायद एकदम कॉपी वो हो जाए कि आप तो नहीं ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे जो भी कुछ मैंने कहा वो आपको अपने जैसा लगा, तो ये मेरे लिए, मैं आज की अपनी उपलब्धि समझूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका बहुत सुंदर आलेख आपने साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं एक मिनट विनीता जी, 1 सेकंड में आपसे एक सूचना साझा करना चाहूंगा। उल्फत जी हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं, तो आप आयोजन को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, वही मैं पूछने वाली थी कि अगर वो जुड़े हैं कि नहीं। तो अब हम
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आखिरी प्रतिभागी जो कि विदिशा भारत से हैं, ब्रज श्रीवास्तव जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, जिन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषयों में मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की है। साहित्य की सभी नामी गिरामी पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, समीक्षाएं, साक्षात्कार एवं अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। आपके 5 कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। आपने 10 वर्षों तक साहित्य की बात के कार्यक्रमों को संपन्न किया है। हाल ही में इस कार्यक्रम में आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी सहित 20 अन्य साहित्यकारों को आपने सम्मानित किया है। आप साहित्य की बात के संचालक हैं। लेखन के अतिरिक्त आप संपादन के कार्य का भी बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। तो विदिशा भारत से ब्रज श्रीवास्तव जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है कि आप आइए और अपना संस्मरण या आलेख जो भी प्रस्तुत करना चाहें। ब्रज श्रीवास्तव जी। ब्रज श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट। जी नमस्कार। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रज श्रीवास्तव जी। जी जी धन्यवाद। जी जी सभी को विनम्र प्रणाम। विश्व रंग और आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है श्रीवास्तव जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रीवास्तव जी, आप अनम्यूट करिए पहले अपने आप को। आपका जो माइक है श्रीवास्तव जी, आप थोड़ा गाइड करें विनीता जी। आपके जो लेफ्ट नीचे बिल्कुल लेफ्ट में बाईं तरफ आपका जो म्यूट साइन है उसे अनम्यूट कर लीजिए। मैं यहाँ से तो नहीं कर सकती उनको। ब्रज श्रीवास्तव जी, आप म्यूट हैं। आप पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ सुन नहीं रहा है। आपका जो ये रेड, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी शायद मैं अभी अनम्यूट था, तो एक बार फिर मैं सभी को प्रणाम करूंगा। श्री संतोष चौबे जी, श्री लीलाधर मंडलोई जी, श्री रामा तक्षक जी, और इस कार्यक्रम की संचालन कर रही हैं अपनी पिताजी। आप सभी को विशेष अभिवादन। बहुत सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। इतने गुण संपन्न और समृद्ध अभी हमने जो संस्मरण सुने अमीरात के बारे में और नेदरलैंड्स के बारे में, जो व्याख्याएं हुई और जो वहाँ के जीवंत दर्शन करवाए, उसके लिए सभी पूर्व वक्ताओं का अभिवादन। श्री मंडलोई जी और संतोष चौबे जी का विशेष आभार कि उन्होंने मुझे इस बड़े संसार से जोड़ा। शुरू से ही श्री संतोष चौबे जी और मंडलोई जी मुझे प्रोत्साहन करते रहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उनका जो स्वप्न है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए। मैं भी यहाँ विदिशा में बनमाली सृजन केंद्र का काम करता हूँ, अध्यक्ष हूँ।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आदरणीय चौबे जी का जो विश्व को साहित्य के वातावरण के पक्ष में करने का स्वप्न है वो मैं कर पाऊँ। तो मैं अब एक संस्मरण कम यात्रा जैसा कुछ मैं प्रस्तुत करूंगा। ये एक डायरी है जो मैंने अभी विश्व की सबसे पुरानी जो नगरी मानी जाती है, काशी, वाराणसी, वहां की यात्रा हम लोगों ने की थी। तो लगभग ट्रेन में ही मैंने ये इसको लिखा था। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही अंतरंग तरह से इसको यहाँ प्रस्तुत करूं। शीर्षक है बनारस वाया प्रयागराज यात्रा डायरी। शुरू करें? आज्ञा है? जी जी अवश्य। काक हो ही पिक बकहूं मराला, मज्जन फल पेखऊं तत्काला। यह चौपाई तुलसी ने मानस में प्रयागराज की प्रशस्ति में लिखी है। इसका निहितार्थ है कि गंगा में नहाते ही कौआ, कोयल और बगुला तत्काल ही हंस हो जाता है। पता नहीं हम स्नान के बाद कुछ अच्छे में बदलेंगे या नहीं, लेकिन देश की इतनी बड़ी सरिता में, नदी में स्नान करने की उमंग तो है। पौराणिक और ऐतिहासिक शहर विदिशा से मैं, मेरी बेटी प्रशंसा, मुक्ता और उनकी बड़ी बहन और उनका बेटा प्रियांश सहित 5 सवारियां प्रयागराज और बनारस की गंगा नहाने के लिए चल दिए। 2 धार्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक महानगरों की सरजमी पर माथा टेकने के लिए। डब्बे में सामने ही एक फौजी था जो बार बार बात करने की कोशिश करता रहा। थोड़ी ही देर बाद हमारा मनोदशा खराब हो जाती है कि घर में धोखे से एक थैला छूट गया, उसी में तो भोजन और पाथे रखी थी। फिर हम लोगों ने खरीद कर ही भोजन किया। ट्रेन इतनी धीमी की जैसे बैलगाड़ी। रात में मुसाफिरों की आवाजाही रही तो नींद नहीं आई। हम और छोटी बिटिया तो लगभग जागते ही रहे। एक बिना टिकट यात्री से टीटी की बहस बड़ी मजेदार थी। यह ट्रेन टीकमगढ़ खजुराहो होती हुई जा रही थी। पहले यहाँ रेल रास्ता था ही नहीं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज स्टेशन आने वाला है। वहाँ रेलवे रिटायरिंग रूम में हमारे 2 एसी रूम बुक हैं। उमंगपूर्ण विचार आया कि महादेवी वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामनाथ सुमन और फादर कामिल बुल्के सहित अनेक साहित्यकारों और संस्कृति वाहकों के नगर इलाहाबाद में हम भी भ्रमण का आनंद लेंगे। स्टेशन पर ही पहुंचते ही स्टेशन पर ही एक कर्मचारी हमें लेने के लिए आ गया। दोनों कमरे ठीक ठाक। के नारायण सर ने बाबू ऑटो वालों को भेजा। उसने ही हमें संगम, बड़े हनुमान, भारद्वाज आश्रम, अलोपी मंदिर और आनंद भवन की सैर कराई। 37 डिग्री तापमान में घूमना, ये मई की यात्रा है। 37 डिग्री तापमान में घूमना बहुत ज्यादा कष्टकारी तो नहीं था। इस सब में मुझे तो बस संगम में नाव में बैठक और स्नान के कुछ सुखद अनुभव हुआ और आनंद भवन में कुछ आश्चर्य महसूस हुए। हालांकि पापा जी की अस्थियां विसर्जन के समय मैं 2008 में आया था, लेकिन वह तो अति शोकाकुलता की अवस्था थी। कुछ याद नहीं सिवाय इसके कि हम पिताहीन हो गए थे और हर तरफ अंधेरे थे। खैर, शाम को अल्फ्रेड पार्क की सैर कर रहे थे। कुशल क्षेम पूछने के लिए एक नजदीकी रिश्तेदार का फोन आया। वहां एक मित्र शिखा तिवारी और उनकी बेटी मानसी भी मिलने आई। इतनी उमस थी कि क्या कहें। शिखा जी इलाहाबाद की मशहूर चाट और गुलाब जामुन साथ लेकर आई। उनका नेह भरा आतिथ्य अच्छा लगा। उन्होंने अपनी किताब काफी हाउस भी भेंट की। उनके आग्रह और परामर्श पर हम लोग मन कामेश्वर मंदिर गए। उसके पीछे यमुना नदी बह रही थी। महत्वपूर्ण लघु पत्रिका प्रयागपत के संपादक हितेश कुमार सिंह से मेरी मित्रता थी। उनको
जैसे ही मालूम हुआ उन्होंने मिलने की कोशिश की, खूब बातें हुई। उन्होंने दूधनाथ सिंह सहित अनेक का जिक्र किया। हितेश बहुत प्यारे मगर सख्त युवा संपादक हैं। मेरा एक साक्षात्कार जो विजय बहादुर सिंह से लिया गया था, उन्होंने ही अभी प्रकाशित किया था। जब भी फोन पर बात हुई तो विनम्रता की महक भी उनसे आई, इसलिए उन्हें अपने आने का डिटेल्स उन्हें देने में संकोच नहीं हुआ। उन्होंने प्रेमचंद के छोटे पुत्र, कलम का सिपाही सहित अन्य अमर कृतियों के लेखक अमृत राय पर एकाग्र प्रयाग पथ का ताजा अंक भेंट किया। सोने से पहले विचारों में प्रयागराज के स्थानों के दृश्य आंखों में छाए रहे। अगला दिवस 29 मई सुबह बनारस। केदारनाथ सिंह की कविता बनारस का एक अंश है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी। जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वही है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओं सैकड़ों बरस से। 12582 नंबर ट्रेन से हम लोग प्रयागराज से बनारस अथवा मडुआडीह पहुंचे। वहां भी रिसीविंग अच्छी हुई। मित्र रेलवे अधिकारी कमलेश राजपूत लगभग 3 सहयोग के सौजन्य हमें सुकवि राकेश पाठक से मिला। पूरा सामान रूम में ले गए। पत्नी बोली यह आश्चर्यजनक स्वागत हुआ। बनारस का यह स्टेशन बहुत भव्य, स्वच्छ और आकर्षक। इसे मडुआडीह भी कहते हैं। इसी में हमारे 2 ये आवाज आ रही है, कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। या लंबी लाइन, उमस और बेचैनी। मैं तो 2-3 बार नीचे बैठा, लोग जय जयकार कर रहे थे। फिर पिताजी की याद आई। 40 बरस पहले आए थे वह, शिव की पंडा से वीआईपी दर्शन की बात की और हम शीघ्रता से मुक्त हो गए। चटकीली धूप के साये में गोधुलिया चौराहे तक पैदल चलना कष्टकारी था। हम पांचों वनवासियों की तरह चले जा रहे थे। भरा भरा बाजार, खूब चहल पहल। दक्षिण के सैलानियों से सड़क ज्यादा भरी थी। सुबह बनारस की बजाय हम गर्मी की दोपहरे बनारस का लुत्फ ले रहे थे। पेट भरा भोजन हमने एक रेस्टोरेंट में किया। बिटिया प्रशंसा को ऑटो वाले लड़के की बातों में बहुत मजा आ रहा था। मैंने भी पाया कि अधिकांश लोग यहाँ मुहावरेदार अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर रहे हैं, मगर ये केवल ऑटो रिक्शा वाले ही थे। ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है। उन्हें इस विराट देश में रोजी रोटी के लिए 4 बोल ज्यादा बोलकर मुद्रा कुछ ज्यादा मिल जाए तो बुरा क्या है। बनारस में हिंदी के कवि ज्ञानेंद्र पति रहते हैं। काशीनाथ सिंह सहित पुराने कवियों में कबीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, त्रिलोचन सहित कितने अपने क्षेत्र के दिग्गजों की याद आती रही। मगर हाय री धूप, तूने हमें सेनापति की कविता के अर्थ याद दिला दिए। वृक्ष को तरनी तेज, सहसो किरणी तपे, ज्वालनी के जाल विकराल बरखत है। तपति धरनी जग, झुरत झरनी सीरी, छाहे को पकड़ पंथी पंछी बिरमत है। शाम हमने गंगा आरती के लिए मुकर्रर की थी। नाव में बैठकर 40 घाट घूमे। मल्लाह एक किशोर था, उसने हर घाट की किंवदंती सुनाई। यहाँ प्रेमचंद घाट भी था, हरिश्चंद्र घाट भी, राजेंद्र प्रसाद घाट भी, केदार घाट और मणिकर्णिका घाट। नावें बत्तखों की तरह तैर रही थी। आपस में नावें टकरा जाती थी। मल्लाह ने बड़ी चतुराई से नाव दशमेध घाट के सामने लगा दी ताकि भव्य आरती देखी जा सकती।
मुक्ता बार बार कह रही थी कि सामने आगे पीछे कितना जन सैलाब, सही में भीड़ बहुत थी। जल स्रोतों का परंपरागत सम्मान ही स्तुति और आरती में छिपा है। मैं सोचता रहा, गंगा की महाभारत में किरण जुनेजा का अद्भुत अभिनय था। भीष्म अपनी माँ से मिलने आते हैं, बहुत भावनात्मक संवाद होता है, फिर वह माँ धीरे धीरे पानी में उतरकर ओझल हो जाती है। यह वही गंगा है, अथाह है, विराट और सुदीर्घ। भनिति भदेश को सुरसरी समकर हित होई, तुलसी ने क्या खूब कहा है, ठीक कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया हम लोगों ने? रास्ते में खाते पीते हुए बनारस रेलवे स्टेशन यानी अपने रैन बसेरा पर आ गए और सो गए। आज इससे ज्यादा घूमते तो सर ही घूम जाता। अगली तारीख 30 मई सोमवार। सुबह केदार घाट पर तट स्नान किया। तैरने की चाह को यहाँ राह मिली। इसके बाद लौटते में एक सराय जैसी गली में दरिद्र जैसी हालत में अपनी पोटलियों को संभाले बहुत से बाबा बैठे दिखाई दिए। यह रंध्र जैसी गली थी। आते जाते भक्त उनके कटोरे में सिक्के या रुपए डाल रहे थे। एक बाबा के सिरहाने अंग्रेजी की एक किताब और एक अंग्रेजी का अखबार रखा था। नजरें मिली तो मैंने पूछ ही लिया, डू यू रियली रीड दीज? वह संयत क्षोभ में बोला, ऑफ कोर्स आई रीड। व्हाई डू यू थिंक बाबा कैनॉट रीड और थिंक? इसके बाद मैंने उससे 3-4 अच्छे सवाल दागे और उस टीचर टाइप बाबा ने अंग्रेजी में ही बौद्धिक उत्तर दिए। उसने अपनी जवाबी कार्रवाई में विवेकानंद और मानवतावादी सोच को सराहा। मैं बहुत बड़े अचरज में घिरा था। स्थान और समय का दबाव था कि मुझे उसे नमस्ते करके आना पड़ा। नाश्ते के पहले मुक्ता ने बरगद के वृक्ष पर पूजा अर्चना की। वह वट सावित्री की हर साल इसी तरह पूजा करती है। मैं क्यों रोकूं भला, उसमें उन्हें कितना संतोष मिलता है। आखिर इस बहाने एक महान वृक्ष की यादें परंपरा में बची हुई हैं। नाश्ते में पूड़ी, कचौरी, जलेबी और बाद में केशव का पान और पहलवान की लस्सी का आनंद भी लिया। अभी तक हमें कामायनी कार की कोई याद नहीं आई। सड़कों पर सफाई का बस नाम था। ऑटो चालक की वजह से आखिर बनारसी साड़ियां हमारे बैगों में आ ही गईं और हमारे बटुओं से कुछ धन पखेरु उड़ ही गए। इस बीच भाई राकेश पाठक हमसे अद्यतन होते ही रहे। सांध्यकाल में सारनाथ से लौटते समय उनका आतिथ्य सुख लिया। उन्होंने भी अपनी किताब मुझे भेंट की। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाकर पेट भर खाना खाया। वाराणसी की जगमग देखते हुए फिर आ गए हम अपने आशियाने पर। रात के 2 बजे दूसरे कमरे से दीदी का फोन आया कि प्रियांश की तबीयत बिगड़ गई। हमने स्टेशन पर नीचे उतरकर मेडिकल सुविधा तलाशी, कुछ नहीं मिला। बहुत ही अलग दृश्य था। सब सोए थे। बाहर ऑटो की तलाश थी, वहां भी शयन उत्सव। रात की खूबसूरती शबाब पर थी और मैं खोज रहा था एक ORS का सैचेट और एक नॉर्फ्लेक्स की टैबलेट। कमलेश जी ने फोन उठा लिया और हर संभव मदद की। स्थिति इतनी गंभीर भी नहीं थी कि दीदी और मुक्ता मुझे बनारस में निशाचर बन जाने देती। हम सभी सो गए, उम्मीद भरी सुबह की प्रतीक्षा में। अगली तारीख। कल इसी स्टेशन पर बांग्लादेश के रेल मंत्री आए थे। हमें गौरव रहा कि हम यहाँ ठहरे। भीड़ की बजाय हमारा नीरव प्रदेश में था। वह सुबह हुई जिसकी शाम में हमें कामायनी एक्सप्रेस से घर लौटने की ललक है, मगर कंफर्म टिकट तो है नहीं। उनको पाठक जी है ना, उनको नोट कराया। कॉमरेड और प्रतिभाशाली मित्र आशीष त्रिपाठी को मैसेज किया कि मैं आपकी चुंबकीय शक्ति की परिधि में हूँ। आशीष से मुझे लगाव है। मैं उनकी प्रतिबद्धता, वक्तृत्व और लेखन के अलावा स्वभाव से प्रभावित हूँ। उन्होंने फिर आग्रह करके घर बुला ही लिया। लगभग अनौपचारिक बैठक में गपशप के साथ अच्छी चाय और पोहा मिला। मुलाकात के प्यास से इस मुसाफिर को फिर तसल्ली का ठंडा पानी मिला। इस तरह हम वापस लौटे।
बनारसी पान की गिल्लौरी और बनारसी बोली के शहर को छोड़ते हुए आकांक्षा है कि अगली यात्रा भी कुदरत संभव करे। अभी तो हमने इस मोहब्बत के शहर की सतह भी नहीं देखी थी। जिस शहर में अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की शहनाई गूंज रही हो, हिंदी साहित्य की यात्रा का प्रस्थान बिंदु जिस शहर में हो, उसे हम 1.5 दिन में कैसे समेट सकते हैं। और हाँ, जिन जिन के साथ में पूर्व पारिवारिक यात्राएं हुई, उनकी बातें, यादें भी स्मृति में आती रही। आरक्षित सीटें कंफर्म ना होने के कारण तनाव भी रहा, मगर यात्रा का रस भी तो इन सबसे ही बना है। बनारस, बनारस। लाला माधवराव जौहर फरमाते हैं, रात दिन चैन हमें रश के कमर रखते हैं, शाम अवध की तो बनारस की शहर रखते हैं। ये था मेरा यात्रा डायरी। धन्यवाद आप लोगों ने इसको सुना। बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। फिर आप सभी का आभार। एक छोटी सी कोशिश। बहुत ही सुंदर संस्मरण ब्रज श्रीवास्तव जी ने गंगा और बनारस से जुड़ी उनकी यादों के सहारे हम सभी प्रवासी भारतीयों को एक्चुअली एक बार फिर से भारत से जोड़ दिया। भारतीय संस्कृति और साहित्य का जो उन्होंने अपने संस्मरण में पूरा वो हो गया मैडम। अब इस बस अपनी 4 लाइनों के साथ मैं ये मंच फिर से रामा तक्षक जी को देना चाहूंगी। दिवाली है और भारत की याद दिला दी तो मुझे अपने गीत की 4 लाइनें याद आ गई कि लो फिर याद आया है गुजरा जमाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना, मेरे देश भारत का सपना सुहाना, जले दीप जगमग दिवाली है आई, वो सजना सवरना रंगोली बनाना, लो फिर याद आया है गुजरा जमाना। तो ये इसी के साथ मैं मंच एक बार रामा जी को देना चाहूंगी कि वो आगे समापन की तरफ इसको लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार विनीता जी। मैं अपने साहित्य का विश्व रंग के आयोजन को हर बार नए और हर बार ऊंचे पायदानों पर लाने के लिए और जिनका अपूर्व स्नेह और मार्गदर्शन जिनका मिलता रहा है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्री लीलाधर मंडलोई जी। मंडलोई जी, मंच आपका, 2 शब्द आपसे। मेरी आवाज आ रही है? जी मंडलोई जी आ रही है, बिल्कुल ये आ रही है। मंडलोई जी आपको नहीं सुन पा रहे, एक बार म्यूट करिए। क्या हुआ है ये, बार बार इसमें म्यूट होकर एक कैप्शन चला आ रहा है। बहरहाल तो मैं सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात के लिए खास तौर पर बधाई देता हूं कि हम लोग अपना जो विश्वरंग है वो तो 11 नवंबर से शुरू करेंगे, उसके पूर्व रंग से, और उसके बाद हमारा जो विश्वरंग होगा वो 14 से 16 नवंबर, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव के रूप में मनाएंगे, और 17 से 20 तक। लेकिन सबसे रोमांचकारी पल ये है कि आपने तो विश्वरंग को हॉलैंड से शुरू कर दिया और ये एक ऐसा वातावरण निर्माण आपने किया जो दृश्यात्मक रूप से जो साहित्य की विधाएं होती हैं उनमें संस्मरण और यात्रा वृतांत के रूप में जो चीजें यहाँ प्रस्तुत की गई वो बहुत मानीखेज इस अर्थ में थी कि आप तो हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि यहाँ से गए हैं, लेकिन हम लोग जो देश है जहाँ आप लोग रह रहे हैं उनके बारे में कम जानते हैं। तो कथेतर गद्य की विधा में रामा जी के साथ मिलकर जो एक सपना देखा था
कि हम उस विश्व को जान सकें जिसको हम लोग अपने पाठ में या अपनी यात्राओं के हिस्से बनाने में चूक जाते हैं। तो आप हमें इस माध्यम से पूरी दुनिया घुमा रहे हैं और आपके यहाँ के जो लेखक हैं, जो अमूमन कविता और कहानी जैसी विधाओं में बहुत सक्रिय हैं, वे जो कथेतर गद्य में अपना एक मकाम बना रहे हैं, अपना एक हस्ताक्षर कर रहे हैं, वो मुझे इस अर्थ में महत्वपूर्ण लगता है कि देखिए, नोबेल लॉरेट इस बार जिनको मिला है उनको भी कथेतर गद्य के लिए मिला है। और खास बात यह है कि कथेतर गद्य आज किसी और विधा से, चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, उससे ज्यादा प्रामाणिक और विश्वसनीय इसलिए माना जाता है कि उसमें यथार्थ होता है और यथार्थ को पाठक कहीं ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपने ये जो एक धीरे धीरे पिछले साल भर में जो काम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी लोगों ने आज रचनाओं का पाठ किया, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि इस विधा में भी आप लोग अब आगे आ गए हैं और बहुत मुमकिन है कि कोई बड़ी सी किताब या कुछ ऐसा सामने आए जिसको पढ़कर हम लोग भी आपके साथ जुड़ते हुए चमत्कृत हो जाए। तो रामा जी को बहुत बहुत बधाई, आज के सारे रचनाकारों को बहुत बधाई, और आप में से जो लोग साहित्य के विश्वरंग में आ रहे हैं, मैं उनका इस मंच से अभी से स्वागत कर रहा हूं। आप आइए, और हमने जो विश्वरंग की एक दुनिया बनाई है, जो साहित्य और कलाओं से मिलकर बनी है, और भोपाल बहुत ही खूबसूरत शहर है, झीलों का शहर है, और आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि आप आएं और हम आपसे मुलाकात करें, आपको वहां भी सुने, और एक तरह से हम इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा सा और खूबसूरत बनाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रामा जी और विनीता जी और वो तमाम साथी जो इसमें लगे रहते हैं, शिवांगी हो, आशीष हो। तो ये एक बड़ा काम है जिसमें हम सब लोग साथ हैं। तो आइए, हम इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंडलोई जी आपका इस मार्गदर्शन के लिए। और निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहता है कि हर बार हम बेहतर हों, और यही एक विजन हमारे साथ जुड़ा है, यही आपसे सीखा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा विश्वरंग जिसने हम सबको जोड़ा है, और इस विश्वरंग की कल्पना या विश्वरंग के जो स्वप्न दृष्टा हैं, श्री संतोष चौबे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे हमें इस मंच को संबोधित करें और विश्वरंग के बारे में और दो चार बातें बताएं। संतोष चौबे जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद रामा जी, बहुत दिनों के बाद आपको देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी मित्रों ने बहुत अच्छा पाठ किया। मैं मंडलोई जी से सहमत हूँ कि कथेतर में जो आपने दिशा बदली है, और सारा संसार ने जो कथेतर की दिशा पकड़ी है, वो वास्तव में बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। और आज जो 4 लोगों ने पाठ किया, उन सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा सुंदर पाठ किया। बहुत ही अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हुआ, और शैली भी बहुत दिलचस्प थी। किसी ने जो पाठ किया वो आपके मन को विचलित करने वाला था, कोई आपके मन को विस्तार देने वाला था, सौंदर्य से भरने वाला था, और किसी ने भारतीय शहर के बारे में एक बहुत अच्छा विवरण प्रस्तुत किया। तो कुल मिला के कथेतर की दिशा से एक बात मेरे मन में आई है कि शायद जैसा मंडलोई जी कह रहे हैं कि हम लोग 100 शहर 100 कहानियां, ऐसा कुछ किताब करने के बारे में सोचें,
और विश्व के जितने शहरों में प्रवासी रहते हैं वो अपने अपने शहर के बारे में ऐसा ही कुछ काम करें। तो वॉल्टर बेंजामिन ने एक समय में मॉस्को के बारे में, पेरिस के बारे में, फ्रैंकफर्ट के बारे में ये लिखे थे और बहुत अद्भुत शहरी शहरों का गद्य था। भोपाल के बारे में भी हमारे पास कुछ ऐसे अच्छे कथेतर हैं। दिल्ली के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो शायद हम सोचें कि 100 शहर 100 कहानियां जैसा काम साझा संसार और साहित्य का विश्वरंग की ओर से करें। उसमें शहर चुने या प्रवासी भारतीय चुने और उसे करें। जहां तक आज के पाठ का सवाल है, महेश वल्लभ पांडे जी ने हॉलैंड के आंद्रोवन शहर का जिक्र किया और आयनदोवन का जिक्र किया। मैं फिलिप्स को जानता हूँ। फिलिप्स में कुछ दिन तक मैंने कंसल्टेंट थी और कुछ काम भी किया और कुछ कंपनी का उन्होंने नाम लिया, उनको भी जानता हूँ। तो आयनदोवन को लेकर बहुत अच्छी बातें हैं। ऐसा लगा मुझे कि मैं एक बार जाके उसे देखूं। ये उसके गद्य की एक ताकत थी और उन्होंने उसको आकर्षित किया। रश्मि खुराना जी ने युग के बारे में एक बड़ा विस्तृत जैसा करने वाला संस्मरण सुनाया और बहुत अच्छा था वो। और उनकी भाषा कथा की भाषा के लिए बिल्कुल उपयुक्त भाषा है और वो कथा की तरह से ही उन्होंने उसको लिखा भी है। तीसरा, आरती लोकेश जी ने तो जो दुबई और यूएई के बारे में बताया वो इतना सुंदर था और इतनी सारी बातें। हमारे यहाँ एक पुरानी किताब है, गुज़िश्ता लखनऊ उसका नाम है। गुज़िश्ता लखनऊ मंडलोई जी जानते होंगे। लखनऊ के बारे में बहुत पुराना कथेतर है, वो बहुत ही सुंदर उस शहर के बारे में है। अगर आरती लिखें तो शायद यूएई के बारे में गुज़िश्ता लखनऊ के टक्कर का कुछ लिख सकती हैं। तो बहुत अच्छा उनका गद्य था। उन्होंने किताब मुझे भेजी थी, मैं उनको यहाँ है मंच पर तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पढ़ ली है, ऋतंबरा के 100 द्वीप। मैं उसके ऊपर लिख नहीं पाया पर उनकी इमेजिनेटिव गद्य भी बहुत अच्छा है। और ऋतंबरा के 100 द्वीप में उपन्यास है और उन्होंने एकदम इमेजिनरी उपन्यास लिखा है जिसमें भारत भी है, यूएई भी है और वो बहुत अच्छी किताब है। फुर्सत मिलते ही उस पर लिखूंगा। तो ये बहुत धन्यवाद सर, आपका जी, आश्वासन ही बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए और मुझे इंतजार रहेगा उस किताब को, आपकी भूमिका का इंतजार है। जी, मैं पूरी किताब पढ़े बिना लिखता नहीं हूँ और थोड़ा समय उसमें लगा। आपको बहुत बधाई। और चौथे, हमारे भाई ब्रज श्रीवास्तव के पास में कथेतर इतना अच्छा है, मुझे मालूम नहीं था। मैं उनको कवि के रूप में जानता था, पर आज उन्होंने जो वाराणसी के बारे में लिखा वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छा गद्य है। तो मंडलोई जी के साथ साथ मैं भी आप सबको आमंत्रित करता हूँ। असल में तो विश्वरंग का जो मूल कार्यक्रम है उसके बारे में मंडलोई जी ने आपको बताया, पर हमारी पुस्तक यात्राएं 22 सितंबर से शुरू हो गई थी और जो मीडिया और टेक्नोलॉजी का प्रभाव बच्चों पर है उसको एक हद तक काउंटर करने के लिए इस बार भारत में 11 पुस्तक यात्राएं निकाली गई और लगभग 500 जगहों पर ये यात्राएं गई और उनमें से 6 भोपाल में कन्वर्ज हुई और बाकी सब बिहार, झारखंड और निमाड़ के हमारे विश्वविद्यालयों पे कन्वर्ज हुई। तो इन्होंने एक बहुत अलग तरह का इम्पैक्ट पूरे देश पे छोड़ा है। इस समय शुरू में कहना चाहिए था कि भारत में दिवाली का बड़ा जोर है इस समय। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं और बहुत धूमधाम इस समय यहाँ पर है। आज से दिवाली शुरू हो रही है, कल धनतेरस भी है, आज भी है एक हद तक, तो आप सबको भी शुभकामनाएं। मैं कह ही रहा था कि विश्वरंग 22 सितंबर से शुरू हो गया था और पुस्तक यात्राएं सारी हमारी बहुत सफल हुई और पुस्तक संस्कृति को लेकर एक बड़ा संदेश गया। इस दौरान करीब 50 से अधिक संगोष्ठियां भारत में और विदेशों में भी बहुत सारी संगोष्ठियां आयोजित हुई हैं। उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं। आज जो काम आपने किया वो उसी का एक हिस्सा है और रामा तक्षक तो धीरे धीरे विदेशी प्रतिनिधि के रूप में अपना स्थान बनाते ही जा रहे हैं, विदेशों के प्रतिनिधि के रूप में। और उन्होंने ये जो यूरोप को संगठित करने का काम किया है, बाहर के देश भी शामिल है, वो भी बहुत ही सराहनीय है और वो अधिक से अधिक निकट विश्वरंग के आते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने इस बार जो केंद्र बने थे हमारे विश्वविद्यालय में, तो केंद्रों ने भी राष्ट्रीय संगोष्ठियां की हैं
वो संस्कृत और नाट्यशास्त्र जैसे विषयों पर भी है। अभी हाइंस फेसलर हमारे यहाँ आए थे, स्वीडन के हैं, विश्वविद्यालय में आए थे। तो हाइंस फेसलर ने भारतीय भाषाओं के बारे में बहुत सारी बातें की और इंडोलॉजी का जो करंट स्टेटस है उसके बारे में भी बताया। तो ऐसे लोग बेल्जियम से भी हमारे मित्र आए थे, जापान से हमारे मित्र आए थे। तो ये कुछ ऐसा आवागमन भी शुरू हुआ है जिसको कि हम और बड़ा स्वरूप देंगे। और 1 से 10 नवंबर के बीच में वैसे तो स्लॉट रखा गया था, पर कई लोग उसके पहले भी कर ले रहे हैं, जैसे कि हॉलैंड में आज ये काम हुआ है। तो जो विदेशी सत्र हैं वो उसके बीच में आयोजित होंगे। 3 संगोष्ठियां हमने प्लान की हैं, एक यूरोप पर केंद्रित है, एक अफ्रीका पर केंद्रित है और एक एशिया पर केंद्रित है। ये नवंबर के फर्स्ट वीक में होंगी, आपको पर्याप्त सूचना उसको लेके मिलेगी। 11 नवंबर जैसे कि मंडलोई जी ने कहा कि दिल्ली में आरंभ होगा। 14 से 16 हमारा कला महोत्सव है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं और कौशिकी चक्रवर्ती से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। संगीत से शुरुआत कर रहे हैं और नाटक भी उसमें होगा और पेंटिंग भी है। और फिर 17 से 20 जो है वो मिंटो हॉल में, जैसे पिछले बार आप आए थे, 70 से अधिक सत्र इस बार आयोजित हो रहे हैं। साहित्य के भी हैं, लेखक से मिलिए भी है, विचार के सत्र भी हैं और आदिवासियों पर केंद्रित एक सेपरेट फेस्टिवल जो उनके कला संस्कृति पर विचार करता है वो भी आयोजित किया जा रहा है। और साइडलाइंस पे एक बच्चों का फेस्टिवल भी है जो कि बच्चों की रचनात्मकता पर होगा। तो पिछली बार से काफी बड़ा, काफी भव्य और काफी अच्छा फेस्टिवल आपको महसूस होगा। करीब करीब 50 देश अपने इसमें अब तक शामिल हो चुके हैं और मेरे पास 20 से 25 प्रवासी भारतीयों की सूचना है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप सबका हम लोग स्वागत करेंगे और आपको बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ भारत में और लोगों से मिलवाएंगे। आपके पाठ का भी हम लोग आनंद उठाएंगे और इस तरह ये पिछली बार से बहुत बेहतर सत्र होगा। मित्रों, मैं अंत में जिन्होंने आज पाठ किया, हालांकि मैंने भी एक कथेतर इस बीच में लिखा मालदीव यात्रा के ऊपर, और मालदीव यात्रा पर वो कथेतर जैसा ही है, हालांकि वो कहानी है और अभी वनमाली में छपी भी है। मंडलोई जी को एक बार सुनाई जा चुकी है और भोपाल में भी एक पाठ उसका हुआ है। तो कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग कहानी सुनाएंगे। आज हम सब दिवाली के धनतेरस के शाम को बैठे हुए हैं भारत में और घर में आपकी बुलाहट हो रही है, बुलाया जा रहा है कि वापस आए। तो भविष्य में कभी हम लोग ये आपको सुनाएंगे। पर इस बार का जो विशेषता है वो युद्ध और विस्थापन की दृष्टि से प्रेम और करुणा की जो वापसी होनी चाहिए उसको लेकर विश्वरंग है। और बहुत सारे विचारक, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे संगीतकार, लोक के लोग और आधुनिक के लोग, सारे लोग उसमें रहेंगे। तो मैं अंत में खूब बधाई देते हुए रामा तक्षक जी को, साझा संसार को बधाई देते हुए आप सबको आमंत्रित करता हूँ। जरूर आइए और हमें एक बार मिलने का अवसर दीजिए। 19 में जो उमंग और उत्साह बना था, जो 20 और 21 में एक हद तक कंटिन्यू हुआ, उसको अगले पैमाने पे ले जाना है। और एक जरूरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में, मतलब उद्देश्य के रूप में विश्व हिंदी के विस्तार को लेके ठोस एक्शन प्लान बनाना है। तो हम लोग एक डॉक्यूमेंट इस बार रिलीज कर रहे हैं, विश्व में हिंदी, और उसको बेंचमार्क मानते हुए सभी देशों में कैसे विस्तार होगा। हमने एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्राइमर भी बनाया है और उस प्राइमर का यूज आगे बढ़ाएंगे। मैं तो सोचता हूं कि लक्ष्य लेना चाहिए कि 1 करोड़ लोगों को हिंदी में शामिल किया जाए, लेकिन आप सबके सहयोग पर निर्भर करेगा। ये विश्व में हिंदी इस बार का एक प्रमुख इनिशिएटिव भी होगा। और एक लेखक और कलाकार मिलके रैली भी एक निकाल रहे हैं कि विश्व में शांति और सद्भाव के लिए लेखक एक बार सड़क पर भी आए और रैली निकाले और ये जो हमारा मैसेज है पूरे देश में जाए। पत्रिकाएं चारों बहुत अच्छी चल रही है, विश्वरंग आपको मिलती होगी, वनमाली कथा भी है, इलेक्ट्रॉनिकी भी है, रंग संवाद भी है। ये सारी पत्रिकाएं इंटरडिसिप्लिनरी हैं और अपने संदेश का विस्तार करने का काम करती हैं। बस इतनी बातें अभी विश्वरंग के बारे में। कथेतर गद्य मैं फिर कभी सुनाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और बहुत ही सुंदर पाठ आप सबने किया, उसके लिए भी बधाई। रामा तक्षक जी को भी बहुत बहुत बधाई। आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत बहुत आभार संतोष चौबे जी। आपने विश्व रंग के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी के बारे में भी बताया कि 100 शहर 100 कहानियां और विश्व में हिंदी जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सभी मंच पर जुड़े हुए मित्रों से एक बात बताना चाहूंगा कि यदि आप भोपाल पहुंचेंगे तो आपके पैर आपके घर की तरफ नहीं उठेंगे, आप वहीं रहना चाहेंगे, ऐसा आतिथ्य सत्कार मिलेगा आपको। तो मैं इसी बात के साथ 2 बातें कहकर अपना धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करूंगा। मंडलोई जी ने और चौबे जी ने समीक्षात्मक दृष्टि से सभी प्रतिभागियों की रचनाओं पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला। मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मंडलोई जी ने भी बताया कि कथेतर जो है वो यथार्थ का पर्याय है और हम इसको आगे बढ़ाएं। चौबे जी ने भी इसी बात को समर्थन किया। मैं 1-2 बातें ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछली सितंबर की ये यात्रा में मुझे 2 पुस्तकें वहां पे मिली। एक पुस्तक ये है कवि जो रोंचेती हैं, मारियो रोंचेती। ये पुस्तक पता नहीं आपको दिखाई दे रही है या नहीं। जी वो बहुत अच्छी है, मैंने देखी इटली वाले जो आपकी यात्रा उसके बारे में, और बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी। ये 100 पुस्तकें छपी थी। ये 16वें नंबर की पुस्तक मेरे पास है। इसमें जो कविताएं वो मैं आपसे ट्रांसलेशन करके साझा करूंगा जल्दी ही। दूसरी जो पुस्तक मिली है वो है ये लेत्रे इंडिया ने। ये बड़ी रोचक पुस्तक है और ये 1942 में छपी है, लेकिन जो इसमें पत्र छपे हैं वो उसके हैं सासेती के हैं। और सासेती जो है 1583 में कोचीन गया था और वो 1588 में उसका देहावसन भी वहीं हुआ गोवा में। और उसने लगभग 35 पत्र जो हैं इस पुस्तक में 1583 से 88 के बीच प्रकाशित हुए हैं। इन पे भी मैं काम कर रहा हूँ, ये भी मैं आपसे धीरे धीरे करके सब साझा करूंगा। तो इसके साथ साथ मैंने भी सोचा था कुछ सुनाऊंगा, लेकिन लगता है समय बहुत हो गया और बात धनतेरस की त्योहार की भी है। तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विनीता जी, आपने मंच बहुत अच्छी तरीके से संभाला। सभी प्रतिभागियों का, सभी श्रोताओं का, ईमेल, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और हमारे साथ इस आभासी मंच पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे और शीघ्र ही भोपाल में। जी नमस्ते, नमस्कार, सबको स्वागत है, सबका स्वागत। शुभ दीपावली सब। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली।